कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी क्षिप्रा शरयू ख्याति। खुलेआम एक अनजान आदमी हाथ में बंदूक लिए शादी के मंडप में घुस आता है। उसका निशाना है दूल्हा। कौन था वो आदमी और कौन थी वो दुल्हन जिसके दूल्हे पर गोली चलने वाली थी? राजेश बोरकर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। ओके। हाय। हाय। इंटरव्यू? या आई एम राजेश बोरकर। यू? अपर्णा जोगलेकर। जॉब चेंज के लिए आई हो या कहीं जॉब करती हो? नहीं, मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मेरी फर्स्ट जॉब है। दैट्स ग्रेट। और आप? आपकी भी फर्स्ट जॉब है? नहीं, मैं मेरी पुरानी जॉब से बोर हो गया, इसीलिए मैं चेंज के लिए आया हूँ। अपर्णा जोगलेकर। एक्सक्यूज मी, आपका होल्डर। ओह थैंक्स। वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ ना, इसीलिए। नर्वस होने की कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड यू कुड बी द बेस्ट। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सच बताओ, ये जॉब ऑफर तुमने एक्सेप्ट नहीं की ना? नहीं, वो तो ऑफर कुछ जमी नहीं इसलिए। अच्छा, या फिर ये जॉब ऑफर मुझे दिलवानी थी इसलिए? सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। देखो, ये जॉब तुम्हें मिल गई ना, सो बी हैप्पी। और वैसे भी मेरी करंट जॉब जो है वो इतनी बुरी नहीं चल रही। मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज चाहता था और कुछ। वेल, मंडे से ज्वाइन करना है मुझे। ओह दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट। तुमने एक बार ऑल द बेस्ट कहा और मुझे जॉब मिल गई। अब ऑल द बेस्ट कह रहे हो तो सब कुछ बेस्ट ही होगा। अच्छा अपर्णा, एक बात बताना, मैंने तुमसे तुम्हारा नंबर मांगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्यों? बुरा लगना चाहिए था। वेल, बुरा नहीं लगा इसका मतलब अच्छा लगा। इसका मतलब तुम भी मुझे मिलने में उतनी इंटरेस्टेड थी। क्या सुनना चाहते हो? यही कि मेरी कोशिश कामयाब होने के कुछ तो चांसेस हैं या नहीं?
अपर्णा, मुझसे शादी करोगी? राजेश, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे के पेरेंट्स को भी नहीं मिले हैं अब तक। तुम्हें क्या लगता है वो इनकार करेंगे? पूछना तो पड़ेगा। मैंने यही पुणे से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। सैलरी भी अच्छी है। अपने आई बाबा के साथ रहता हूँ। उनका इकलौता लड़का हूँ। अपर्णा से प्यार करता हूँ। शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे आई बाबा अपर्णा से मिले हैं क्या? उनकी तरफ से भी हाँ है? थैंक यू। जोगलेकर साहब, लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का। दोनों समझदार हैं, अच्छा जॉब करते हैं और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमें भी कोई आपत्ति नहीं। दोनों अपने अपने पांव पर खड़े हैं, अच्छा कमा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या? वेल, अगर सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है तो देर किस बात की? जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, पहले मुहूर्त तो देख लो। दोनों परिवार को सूट करे ऐसी डेट देख लेते हैं। और हाँ जोगलेकर साहब, शादी का खर्चा आधा आधा। अरे आप लड़की वाले हैं, इसका मतलब सारा बोझ आप पर। ये हमें मंजूर नहीं। हमारी एक ही तो बेटी है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मेरा भी तो इकलौता बेटा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये हुई ना बात। ओ मिस जोगलेकर, और कितना शॉपिंग बाकी है? अरे हो गया, बस 2-3 शॉप्स ही बाकी हैं अब। और 2-3 शॉप्स? अपर्णा, आई टेल यू, अच्छा हुआ अपनी शादी की डेट 31 जनवरी डिसाइडेड है, वरना मैं मेरा माइंड ही चेंज कर देता। ओ मिस्टर बोरकर, ज्यादा बोर मत करो, समझे? ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, ये शुरुआत है? इसका मतलब शादी के बाद सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग? और क्या। शादी के ही दिन मंडप में सभी मेहमानों के सामने दूल्हे राजेश बोरकर की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन शादी के दिन होने वाली ये पहली और आखिरी दुखद घटना नहीं थी। क्या इस ट्रेजेडी की, इस जुर्म की दस्तक किसी ने भी नहीं सुनी थी? राजेश! सर, ये तो मर चुका। साहब, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने गोली चला दी। मैंने उसे देखा था, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। शक क्यों होगा साहब? मुझे लगा मंडप के कामगार में से कोई है। कोई कुछ कैसे कर पाता साहब? इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता बहुत देर हो चुकी थी। वरमाला हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि
लड़की और उसके घर वाले शौक में है सर, कोई भी बात करने की हालत में नहीं है। मारने वाला अभी भी जिंदा है, सांसें चल रही है उसकी। देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है मर्डर के लिए, और पता करो ये देसी कट्टा आया कहाँ से। आई एम सॉरी, हम उस पेशेंट को बचा नहीं पाए। क्या? उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, उसकी पूरी बॉडी पर फ्रैक्चर्स थे, कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। खबरियों को काम पे लगा दिया है सर। देसी कट्टा कहाँ से आया जल्दी पता चल जाएगा। एक काम करो, इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन को भेज दो। हो सकता है कि ये कोई हिस्ट्री शीटर हो या फिर किसी ने इसे सुपारी दी हो। सर, दोनों फैमिलीज का क्या हाल है? घर वाले कोई बयान देने की हालत में नहीं है सर। दूल्हे के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और लड़की अभी भी सदमे में है। कल कोशिश करते हैं घर वालों से बात करने की लड़के की। क्या पता कौन था वो, पहले कभी नहीं देखा था उसको। देखिए, एक बात तो साफ है, वो लड़का आपके बेटे की हत्या करने के इरादे से ही आया था। पर क्यों क्यों? बोरकर साहब, एक बात बताइए, आपके लड़के राजेश को कभी किसी ने कोई धमकी दी थी? नहीं, मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा लड़का था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, बहुत खुश था मेरा बेटा, एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था। राजेश मेरा इकलौता बेटा था, उसकी किसके साथ क्या दुश्मनी थी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्यों मार डाला मेरे बेटे को, मेरे ही बेटे को क्यों? हाँ गोविंद, बोलो। हाँ सर, ये पुणे के अंदर तो कोई कट्टा नहीं बिका है। सुपारी लेने वाले की कुछ खबर? नहीं साहब, कोई सुपारी भी नहीं दी गई थी। ये आदमी कोई रेगुलर मर्डर केस करने वाला नहीं लगता, कोई इसे पहचानता नहीं है। ठीक है, अपने कान और आँख खुले रखना, और कुछ भी खबर मिलती है तो मुझे तुरंत फोन करके बता देना। ओके सर। पवार, ये सुपारी वाला एंगल नजर नहीं आ रहा है, लड़की वालों से बात करनी होगी, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। सर, लड़के के ऑफिस वालों से ही पता करते हैं, क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई तो सुराग हाथ लगे। बहुत अच्छा लड़का था राजेश। कुछ बता सकते हैं ये क्यों हुआ होगा? और वो लड़का कौन था? आपके होने वाले दामाद को मारा है उसने, कोई तो वजह होगी। हमें नहीं पता वो कौन लड़का था और क्यों उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। हो सकता है राजेश का कहीं और अफेयर रहा हो जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई हो। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। राजेश हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वो बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का था। कोई लड़की वड़की का चक्कर?
ये अपर्णा उसके जिंदगी में आने के पहले किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर था? इतना कुछ तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन जहाँ तक मैं जानता था राजेश को, वो अपर्णा से बहुत प्यार करता था। वो चीटिंग करने वालों में से नहीं था। वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेहनती था, ईमानदार था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फिर भी किसी ने इतनी बेरहमी से उसे मार डाला। वो भी मांग में सिंदूर भरते भरते ठोक दिया। पूरा फिल्मी लगता है सर। कोई तो था जो चाहता था ये राजेश और अपर्णा की शादी ना हो, पक्का कोई पुराना लफड़ा है सर, जिसके बारे में ये दोनों फैमिलीज के लोग कुछ नहीं जानते। या फिर जानकर भी चुप है। वो लड़की अपर्णा अभी तक कुछ नहीं बोली है सर। शायद शौक की वजह से, या फिर कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। हाँ गायकवाड़ बोलो। साहब, यहाँ पर एक आदमी और औरत आए हैं। वो पॉइंट ब्लैंक वाला किलर है ना, ये लोग कहते हैं इनका बेटा है। नाम क्या बताया बेटे का? नीलेश करंडे। एक काम करो, उन दोनों को वहीं बिठा के रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है साहब। चलो, कम से कम नाम तो पता चला। अब शायद उसकी फैमिली से पता चलेगा कि ये मर्डर हुआ क्यों है। हेलो, नमस्कार, पीएसआई केंकरे बोलते हैं, आउटर पुणे पुलिस स्टेशन। नमस्कार, बोलो केंकरे। उसका नाम है नीलेश कारंडे। हाँ, हमें भी पता चला, लेकिन तुमको कैसे पता चला? कोई केस वेस हुआ है क्या उसके ऊपर? कोई रिकॉर्ड्स मिले? एक एनसी है उसके नाम की, जो दिसंबर में दर्ज करवाई गई थी। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। सर, नीलेश करांडे के नाम पर आउटर पुणे थाने में एक एनसी दर्ज है। ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, तब तक मैं उसके माँ बाप से पूछताछ करता हूँ। सर, पुलिस को अब तक ना खूनी का नाम पता था और ना ही कोई सुराग मिला था। ये खून क्यों हुआ था ये भी पता नहीं चल पाया था। पर अचानक एक साथ इस कत्ल से जुड़े दो सुराग सामने आ गए। एक तरफ कातिल नीलेश के माता पिता अपने बेटे की लाश लेने आए थे, और दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन से ये खबर मिली कि मुजरिम नीलेश करांडे के नाम पर एक एनसी यानी कि नॉन कॉग्निजेबल दर्ज थी। अब जब ये दो सिरे जुड़ जाएं तो समझ में आए कि कौन था ये नीलेश करांडे और उसने क्यों किया था राजेश बोरकर का खून। अभी समझ में आया वो लड़की अब तक चुप क्यों है। नीलेश करांडे, आपका बेटा, उसने राजेश बोरकर की शादी के मंडप में घुसकर उसकी हत्या कर दी। वो बहुत परेशान था साहब, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। बहुत समझाया उसे, बहुत बार कहा जो हुआ उसे भूल जा, भूल जा। ऐसा क्या हुआ था जो भूल नहीं पा रहा था? ये एनसी 5 दिसंबर को दर्ज हुई थी। 5 दिसंबर 2012। नीलेश कारंडे, नंबर क्या है उसका? 444-6789-885। ठीक है, हम उसे थाने बुलवा कर समझाते हैं। मैं नीलेश के साथ चौकी गया था, उससे बुलवाया, वो वापस कभी ऐसा नहीं करेगा। बहुत बार समझाया साहब, लेकिन उसने एक नहीं सुने। आता नहीं करना साहब, मैं इसकी तरफ से जबान देता हूँ। ये खुद तो कुछ बोले। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तू लाए? तू जब लड़की मिलना नहीं चाहती तो क्यों पीछे पड़ा है? सुन, अभी तो मैंने सिर्फ एनसी दर्ज की है। अगर उस लड़की को और परेशान किया ना तो सीधा एफआईआर लिखकर तुझे अंदर डाल दूंगा, समझा? अरे बोल बेटा, बोल बोल, तू उसे तंग नहीं करेगा, बोल ना, बोल। उसे कभी भी तंग नहीं करूंगा। यही अच्छा है तेरे लिए, भूल जा उसे। शक्ल सूरत इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत लड़कियां हैं दुनिया में, तुझे कोई और मिल जाएगी। अच्छा, तो नीलेश अपर्णा से प्यार करता था? वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे साहब,
अपर्णा भी नीरज से प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे साहब। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे साहब। अपर्णा, अगर तुम्हारे आई बाबा ने शादी के लिए इनकार कर दिया तो वो हाँ कहे या ना कहे, कोई कुछ भी कहे नीलेश, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। अगर सचमुच तुम दोनों मेरी राय जानना चाहते हो तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। कैसे? सेल्समैन की पगार ही कितनी होती है? इतनी भी कम नहीं होती अंकल। ये लाइफस्टाइल देख रहे हो? अपर्णा को आदत है इसकी। दे सकोगे ऐसी लाइफ? पापा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं नीलेश के साथ खुश रहूंगी और मैं भी कमाऊंगी ना। दोनों साथ मिलकर अपना घर खड़ा करेंगे। कहने सुनने में बहुत आसान लगती हैं ये बातें, करो तो पता चले। 25 तारीख को जब पर्स में पैसे गिनोगी तब अकल ठिकाने आ जाएगी। गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं होता है। सिर्फ प्यार मोहब्बत ही काफी नहीं है जीने के लिए। मैं ये सब समझता हूँ आंटी, और ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं है, पर अंकल अपर्णा के आने से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है और मुझे पूरा यकीन है अगर अपर्णा मेरा साथ देगी तो मैं मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी तरक्की कर सकूंगा और अपर्णा को हर खुशी दे सकूंगा। पापा प्लीज हाँ कह दीजिए ना, मैं नीलेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हर हाल में उसके साथ हूँ। पापा हम जानते थे अपर्णा के माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं थे। 1 साल तक शादी की बात को टालते रहे वो लोग। उन्हें लगता था अपर्णा अपना मन बदल लेगी, पर नीलेश और अपर्णा इरादे के पक्के थे। उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। उन्हें तो शादी करनी ही थी। नरेंद्र जी, मानता हूं आप खुश नहीं हो, पर सच कहता हूं अगर आप राजी नहीं होंगे तो मैं भी इस रिश्ते को हाँ नहीं कह पाऊंगा। बच्चों ने ठान ही लिया है तो हमारा विरोध करने का फायदा क्या? वैसे हमसे पूछे बिना भी तो वो शादी कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर मेरी बेटी की यही इच्छा है तो मुझे ये शादी मंजूर है। 6 नवंबर अच्छा मुहूर्त है, दिवाली के पहले शादी कर देते हैं। हम भी कोई मुहूर्त के लिए अच्छा सा दिन देख के आपको बता देंगे। जो भी हो राजी खुशी हो। हम तो बस इतना चाहते हैं बच्चों की खुशी के लिए आप पूरे मन से उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बातचीत के बाद शादी की तारीख तय हुई। 12 जनवरी को शादी होनी थी। 12 जनवरी? पर 31 जनवरी को तो अपर्णा और राजेश की शादी हो रही थी, वहीं पर तो ये कांड हुआ था। हमें नहीं मालूम साहब, ये राजेश नाम का लड़का अचानक अपर्णा की जिंदगी में कैसे आया। उनकी बेटी ने अपना मन बदल लिया था। हम दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमें तब पता चला जब आउटर पुणे पुलिस स्टेशन से हमें फोन आया। नीलेश ने भी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हुआ क्या था? नीलेश, हे बेटा कुछ तो बोल। ऐसे चुपचाप रहेगा तो कैसे समझेगा हमें? देख बेटा, शादी करनी थी, तुमने तय किया था, हमने कुछ नहीं कहा। अब वो लड़की शादी नहीं करना चाहती, इस बात का हमें पता ही नहीं था। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अब तो बता हमें क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? बोल ना रे। ठीक है बाबा, नहीं बताना है मत बता। हाथ जोड़ता हूं तुझसे, पर उस लड़की से दूर रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। ऑटो अपर्णा, अपर्णा मुझसे बात करो। अपर्णा,
अपर्णा हुआ क्या है? कोई गलती हुई है मुझसे? तुम अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे? मेरा फोन भी नहीं उठाती। नीलेश प्लीज मुझे भूल जाओ, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। कब और अचानक कैसे सब खत्म हो गया अपर्णा? अरे कुछ तो बताओ। ऑटो ऑटो। अपर्णा क्या है? क्यों आए हो? आंटी ये क्या चल रहा है? अपर्णा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? नीलेश, बेहतर होगा तुम अपर्णा को भूल जाओ। पर क्यों आंटी? कोई मुझे बताए तो सही, इतना तो हक बनता है मेरा। आंटी 12 जनवरी को हमारी शादी फिक्स्ड है। अपर्णा कहती है सब खत्म हो चुका है, आप कह रही है उसे भूल जाओ। ये हो क्या रहा है? ये सब मुझे मत बताओ, मैंने कहा ना उसे भूल जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। अपर्णा, अपर्णा तुम्हें मुझे सब बताना ही होगा। देख अपर्णा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अपर्णा मुझसे एक बार बात करो प्लीज। अपर्णा क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? नीलेश मैंने तुमसे कहा ना मुझे भूल जाओ। पर क्यों? 12 जनवरी को हमारी शादी है, तुम कह रही हो भूल जाओ, तुम्हारी माँ कह रही है कि हमारे घर मत आओ। ये हो क्या रहा है? मैंने फैसला कर लिया है नीलेश, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुमने अकेले डिसाइड कर लिया? अपर्णा पिछले 2 साल से हम दोनों साथ हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी की डेट भी फिक्स्ड है, और तुम अचानक से ये कह रही हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? क्यों? कोई जुर्म है शादी कैंसिल करना? मैंने तुमसे शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम मुझे कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती। मैंने ये फैसला इमोशनली लिया था, मुझे प्रैक्टिकल सोचना चाहिए था। अब कह रही हूँ ना, गलती हो गई, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। अपर्णा अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर मुझे छोड़ के मत जाओ अपर्णा प्लीज। आई लव यू अपर्णा। अपर्णा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा अपर्णा। नीलेश मैंने तुमसे कहा ना, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, प्लीज। अब तो अक्ल से काम ले बेटा, वो तेरे लायक नहीं है। अच्छा हुआ चली गई, अब वो शादी नहीं करना चाहती, क्यों उसके पीछे पड़ा है तू? सावधानी रे बाळा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। या वेड़ा बाटलो का तुला भी? 12 जनवरी को हमारी शादी फिक्स्ड है, सब तय हो चुका है। अब उसे कोई और मिल गया, इसलिए वो मुझे लात मार के चली गई। मुझे जनवरी की 31 तारीख को शादी कर रही है वो उससे। कैसे कर सकती है वो ऐसा? ए राजा, ए पी ना 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 ना, रो। देख, जो होना था शादी के पहले हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 2-4 महीने तेरे साथ रहने के बाद और फिर भाग जाती किसी के साथ, क्या करता तू? बर्बाद हो जाता तू। गणपति बाप्पा के आभार मान, उन्होंने बचा लिया तुझे। ए बेटा, समझदारी से काम ले राजा। हाँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत वक्त है अपने पास। मान ले वो तेरे लायक थी ही नहीं। और अपनी जिंदगी संभाल, जाने दे उसे। भूल नहीं पाया उस लड़की को। 12 जनवरी आई और चली गई, मेरा बच्चा एकदम चुप, सब कुछ अंदर ही अंदर बर्दाश्त किए जा रहा था। और 31 जनवरी को सुबह ही वो घर से निकल गया साहब। हमें क्या पता था ये सब कर बैठेगा वो। अरे नीलेश बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बस यही कुछ काम है। सपर्णा की शादी है आज। अच्छा है, धीरे धीरे नीलेश उसे भूल जाएगा देखना। कुछ दिनों में काम पर भी लौट जाएगा देखना, सब ठीक होगा। देवा सगळं नीट कर रे बाबा, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी।
लड़की नालायक निकली। बस मेरे नीलेश की जिंदगी संवर जाए। सब ठीक होगा। हमने कोई गलती नहीं की है तो हमारा गलत क्यों होगा? भूल जाएगा नीलेश उसे, सब ठीक हो जाएगा, देखना। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। सोचा था बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं सोचा था अब तो बेटा ही खत्म हो जाएगा। शांत हो जाइए, अब गुस्सा करके क्या मिलेगा? हमारा बेटा तो जा चुका है। क्यों चुप बैठूं मैं? क्यों शांत रहूं? हमने अपना इकलौता बेटा खोया है, हमसे सच छिपाया और हमको बर्बाद करके रख दिया। अब बात को आगे बढ़ाकर क्या फायदा? अरे बताना तो चाहिए था, लड़की की शादी किसी और के साथ पहले ही तय हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा! जरूर उस लड़की ने हमारे बेटे को बेवकूफ बना के रख दिया होगा। आपकी हर बात सच है, लेकिन अब लड़ झगड़ कर क्या फायदा? हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। छोड़ना और नहीं बिचाला, नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। मैं शिकायत करूंगा उनके खिलाफ। धोखा दिया उन लोगों ने हमको। वो लड़की ही जिम्मेदार है मेरे बेटे की मौत के लिए। धोखा दिया है उसने मेरे बेटे को। नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। हमने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आपने राजेश के घर वालों को यह बताई तक नहीं कि आपकी बेटी अपर्णा की शादी आपने किसी और जगह पे तय की थी, वो भी उसी महीने के 12 तारीख को। और यह भी नहीं बताया कि आपकी बेटी ने वो शादी तोड़ दी थी। जोगलेकर साहब, आपने धोखा दिया है उन लोगों को। अपने बेटे के होने वाले ससुराल वालों के साथ कभी कोई ऐसी बात करता है क्या? हमने सोचा अपर्णा ने राजेश को सब कुछ समझा दिया होगा। जोगलेकर साहब, आपकी सोच की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है। राजेश भी इकलौता लड़का था और नीलेश भी इकलौता लड़का था। मरने वाला और मारने वाला दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। एपिसोड की दूसरी कहानी। कैसे शुरुआत है? 3 पेटी लगा दे। 2 पेटी डन। 2 पेटी लगा डन। अभी 52 का रेट है। अचानक बढ़ गया? रेट में फिक्स नहीं करता, ऑटो पे। 4 पेटी लगा दे। हाँ जी। रेट 74 का कर दे। 74। 5 पेटी। 6 पेटी। कितना? 4 पेटी। डन। बड़ी चालाकी से ये बैटिंग सिंडिकेट चल रहे थे। काफी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। देखिए, अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमारे हाथ अभी छोटी मछलियों तक पहुंचे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ी मछलियां भी हमारे जाल में जरूर फंसेंगी। ये रैकेट बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। तहकीकात जारी है, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। लगी शर्त। हम लोग आपस में ये 2 शब्द कई बार बोलते हैं, शर्त लगाते हैं। लेकिन जब ये शर्त, ये बैटिंग, ये सट्टा बड़े मुद्दों और बड़े पैसों के लिए लगाया जाता है, तब ये आसानी से पैसा कमाने का तरीका बन जाता है, या फिर यूं कहें कि लालच बन जाता है। और ये लालच कई बार गंभीर जुर्म को जन्म देता है।
हामिद, ये 20 लाख रुपए अकाउंट्स पे एंट्री कर देना। परसों डिलीवरी करनी है मेहुल वकारिया को सूरत में। मैं डिलीवरी कर दूं? नहीं, मैं पर्सनली कर दूंगा, मुझे सूरत में कुछ काम थी। ठीक है। हेलो, संजय पंचाल बोल रहा हूँ। 20 लाख कीमत है। किस बात की कीमत? तुम्हारे बेटे राजू पंचाल को छुड़ाने की कीमत। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? और हो कौन? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे बेटे राजू पंचाल को हमने उठा लिया है। बेटा जिंदा चाहिए तो 20 लाख का इंतजाम करो। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही होगी, पर ज्यादा सोचो मत। पैसों का इंतजाम करो और मेरे फोन का इंतजार, समझे? हाँ बोलो, राजू गया है चाबी लाने? चाबी? कौन सी चाबी? कहाँ गया राजू? अरे आपकी कार की चाबी आप ही ने तो। अरे गया कहाँ है राजू? नीचे इस्त्री वाले के पास। इस्त्री वाले के पास क्यों गया है? आपके नाम से किसी ने फोन किया था, कहा कि आपकी कार की चाबी राजू को भेज के मंगवा लूं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जल्दी से केयूर को नीचे भेजो और देखो राजू नीचे है कि नहीं। पर हुआ क्या है? जितना कह रहा हूँ उतना करो पहले। कविता काकी का फोन। जय श्री कृष्ण काकी, बोलो। क्यों, तुम कहाँ हो? अभी घर पे ही हूँ काकी, बस थोड़ी देर में दुकान पे निकलूंगा। तुम जरा गली के नुक्कड़ पे इस्त्री वाले की दुकान पर जाके देखो राजू है क्या कहीं आसपास। क्या शुद्ध है, सब बराबर है ना? मुझे कुछ पता नहीं है, बस इनका फोन आया था, बहुत परेशान लग रहे थे। कहा है कि तुम्हें भेज कर दिखाऊं कि राजू है क्या कहीं आसपास। ठीक है काकी, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, जरूरी काम है। कांजी भाई अपने राजू को देखा? थोड़ी देर पहले यहाँ ही आया था। नहीं तो राजू यहाँ आया ही नहीं। कितने बजे की बात है? कितने बजे मतलब यही कोई 11:15 की बात है। नहीं केयूर भाई, मैंने तो नहीं देखा, और राजू को मैं पहचानता हूँ। साहब जी, राजू को बाहर जाते हुए मैंने देखा, लेकिन वो कहाँ गया हमको पता नहीं जी। काका, राजू को कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला काका, वो इस्त्री वाले के पास गया नहीं है, लेकिन वो बाहर गया वो पक्का है। हे भगवान! लेकिन उसे इस्त्री वाले के वहां भेजा क्यों? क्या हुआ क्या काका? लापरवाही की भी हद होती है। पर 2 बार फोन आया था। कौन था? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना कहा कि आपकी गाड़ी की चाबियां इस्त्री वाले के पास पड़ी है, राजू को भेज के मंगवा लो। मुझे लगा आपने किसी को कहा होगा कॉल करने। अरे मैं किसी को फोन करने के लिए क्यों कहूंगा? मैं खुद नहीं कर सकता हूँ क्या? मम्मी तुम्हारा फोन आगे छे। राजू सुबह से टीवी देख रहा है। मम्मी टीवी देखने का कोई टाइम थोड़ी ना होता है। हेलो, हाँ, राजू को भेज के संजय भाई के गाड़ी की चाबी ले लो, इस्त्री वाले के पास है। आप कौन? क्या हुआ गाड़ी को? गाड़ी बिगड़ गई है, संजय भाई की गाड़ी इधर खड़े ली है, फोन करके बोलने को बोला है। ठीक है, मैं राजू को भेजती हूँ। राजू टीवी की आवाज कम कर बेटा, जाके इस्त्री वाले के पास से पापा की गाड़ी की चाबी लेकर आ। बाद में जाता हूँ। बाद में कब? तेरा टीवी कहीं भागा नहीं जा रहा है? थोड़ी देर मम्मा, ब्रेक में चला जाऊंगा। कोई बात ही नहीं सुनता ये लड़का। बस 2 मिनट मम्मा। राजू जाना जल्दी। बस 2 मिनट में ब्रेक है।
तेरा ब्रेक नहीं पता मुझे, तू जा जल्दी से अभी। हाँ दादा। स्त्री वाले के पास सारा ध्यान टीवी में रहता है। मम्मा टीवी बंद मत करना। नहीं करूंगी, जा जल्दी। लेकिन काका स्त्री वाले ने कहा कि राजू वहाँ आया ही नहीं है और आपकी गाड़ी भी तो वहाँ नहीं थी। गाड़ी वहां कैसे हो सकती है क्यूर? तुम्हारे सामने गाड़ी से मैं अभी आया हूँ, गाड़ी दुकान पे थी। पर उसने कहा था आपकी गाड़ी बिगड़ गई। संजय, मुझे लगता है मामला गड़बड़ है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कहीं किसी ने राजू को किडनैप ना कर लिया हो। पापा की कार खराब हो गई है, इस बहाने से एक 14 साल के लड़के राजू को घर से बाहर बुलाया गया। उसे पता भी नहीं था कि उसे गायब करने के लिए जाल बिछाया जा चुका है। और फिर उसके पिता को फिरौती के लिए फोन आता है। जल्द से जल्द ये पता करना होगा कि अपहरणकर्ता कौन थे, क्योंकि एक बच्चे की जान खतरे में हो सकती थी। सर, सुबह 10:50 पे कविता बहन को फोन आया था नारायणपुरा के पीसीओ से, जो कि संजय भाई के घर के पास ही है। और फिरौती का कॉल? वाडज के पास के पीसीओ से 11:15 बजे। पहला कॉल आया 10:50 पर नारायणपुरा आपके घर के पास से। फिर राजू घर से निकलता है 11:15 बजे। और दूसरा कॉल फिरौती के लिए आपके पास आया वाड़स से आपके मोबाइल पर, राइट? जी सर, तब बच्चा साथ ही होगा। और उसने आपसे 20 लाख रुपए मांगे? जी हाँ। दोबारा कॉल नहीं आया? नहीं। पैसा अरेंज कर सकते हो? हाँ जी। मकरंद, इनका फोन टैप कर। ओके सर। नहीं सर, राजू इधर आया ही नहीं और कोई गाड़ी किसी ने पार्क की ही नहीं है। पीसीओ पे चल के देखते हैं। साहब, बहुत लोग आते हैं फ़ोन करने को, अब किस किस को याद रखूं? याद नहीं साहब किससे 10:50 पे फ़ोन किया। इसी जवाब की उम्मीद। मकरंद, वाडज वाले पीसीओ से पता करो, शायद कोई खबर मिल जाए। यस सर। मूव। ये स्त्री वाले के लिए यही रास्ता जाता है ना? जी सर। ये एक रास्ता है जो स्त्री वाले के पास जाता है। हाँ जी। और स्त्री वाला बैठता है वहाँ लाल डब्बे के आगे बाईं गली में। हाँ जी, वहीं बैठता है। और स्त्री वाले का कहना है कि आपका बेटा राजू उसके पास आया ही नहीं। हाँ मकन सर, जैसे कि हमने सोचा था, इस पीसीओ वाले को भी पता नहीं है 11:15 बजे किसने कॉल किया था। वापस आ जाओ। साहब, सुबह 10 बजे आता हूँ, दुकान खोलता हूँ। 11:15 के करीब यहीं कहीं किसी लड़के को देखा था? क्या पहना था आपके बेटे ने? नीली टी शर्ट और नीले सफेद रंग की 3/4। नीली टी शर्ट पहने हुए किसी लड़के को देखा था? हाँ साहब, एक नीली टी शर्ट वाले लड़के को देखा था। वहाँ पेड़ के पास गाड़ी थी, उसमें बैठ के चला गया। कार वहाँ पार्क थी? किसकी थी? रंग क्या था कार? सफेद रंग की कार थी साहब। टाइम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ झाड़ के पास रुकी थी। बच्चे को गाड़ी में जाते हुए देखा साहब। कार का नंबर याद है या किसी की शक्ल? कौन था कार में? साहब, नंबर तो याद नहीं, गाड़ी दूर थी। हुआ क्या साहब? उस लड़के को किसने उठा लिया? अरे बाप रे, तू जमाना अभी कर।
लेकिन साहब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई थी। वो लड़का तो खुद जाके गाड़ी में बैठा। ऐसा ही हुआ होगा जब यहाँ तक आया और किसी ने उसे अपनी कार में बिठाया। आपकी पहचान वालों में किसी के पास सफेद रंग की कार है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है। खबर नहीं, पता नहीं किसके पास है। अच्छी तरह सोच के बताओ, क्योंकि हो ना हो इस केस में उस कार वाले का ही हाथ। एक मोची ने लड़के को एक सफेद कार में जाते देखा था। सुराग छोटा सा था लेकिन था महत्वपूर्ण। क्या इतने से सुराग की मदद से पुलिस उस बच्चे को बचा पाएगी? सर ये पूरे 20 लाख। 20 लाख? इतने पैसे आपके पास घर पर पहले से थे? जी हाँ। फिरौती मांगने वाले ने आपसे 20 लाख रुपए मांगे और दोबारा आपको कॉल नहीं किया। आप कहना क्या चाहते हैं? उसने आपसे 20 लाख रुपए ही मांगे जो आपके पास घर में पहले से मौजूद थे। इतना पैसा आपके पास आया कहां से और कब? कल। ये पैसा मेरे एसोसिएशन का है। मैं मर्चेंट एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। ये पैसे मुझे कल सूरत में डिलीवर करने थे, उसके लिए मैं कल निकलने वाला था। आपके अलावा ये बात और कौन कौन जानता था कि घर में आपके पास इतना पैसा है? मेरा परिवार, मेरा मतलब मेरी पत्नी, मेरे बड़े भाई किशोर भाई, उनके बेटे केयूर और उसकी पत्नी मनीषा। संजय साहब, मुझे लगता है कि इस केस में कोई अंदर का ही आदमी शामिल है। आपको किसी पर शक है या कोई और जो इस बात को जानता हो? हाँ, हमारे एसोसिएशन का सेक्रेटरी है अमित वगानी, उसे ये बात पता थी। अमित, ये 20 लाख रुपए अकाउंट्स पे एंट्री कर देना, परसों डिलीवरी करनी है मेहुल वकारिया को सूरत में। ठीक है। मुझे आप सबके फोन नंबर चाहिए। अगर अपहरणकर्ता करीबी है तो आप में से किसी के नंबर पे भी कॉल कर सकता है, ठीक है? अमित वगानी 15 मिनट में पहुंच रहा है सर। सबके फोन नंबर की डिटेल्स निकालो। पूरी फैमिली के? हाँ, या तो कोई घर का है या फिर बहुत ही करीब। अपने सारे खबरों को काम पर लगा लो। उस सफेद गाड़ी का मिलना बहुत जरूरी है। ये भी नहीं पता किस कंपनी की है। उस बच्चे की जान खतरे में होने के पूरे आसार। एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। यस सर। ये आपको पता था कि संजय पांचाल अपने घर पर 20 लाख रुपए लेकर गया है? जी पता था। मैं एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और वो ट्रेजरर। संजय पांचाल का बेटा राजू इस वक्त कहाँ है? साहब, ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं साहब? मैं किसी के बेटे की किडनैपिंग करूंगा? साहब 10 साल से एसोसिएशन का काम संभाल रहा हूँ। 20 लाख रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते और कई बार तो 50 लाख रुपए लेकर मैं घर गया हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ साहब? तो कौन कर सकता है? मुझे क्या मालूम साहब, पर सर संजय सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनके बेटे का किडनैपिंग करना, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता साहब। आपका फोन नंबर? जी 444-657843। सर, संजय पांचाल के रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं है सर। कोई ऐसा नंबर जिस पे पहले कभी बात ही नहीं हुई हो? नहीं सर, हमेशा के कॉन्टैक्ट्स हैं। कविता पांचाल के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं है सर। पहला कॉल इन्हीं को आया था, किशोर पांचाल, संजय पांचाल का बड़ा भाई। इनके कॉल रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं है सर जिस पर शक हो। केयूर पांचाल, किशोर पांचाल का बेटा। किसी एक नंबर पर लगातार बातचीत हो रही है सर इसकी, सुबह 10 बजे से लेकर अब तक। 44491236 हाँ सर, इसी नंबर से कॉल आता है या जाता है। केस की जांच चल रही है फिर भी बात हो रही है। ऐसी क्या जरूरी बात है कि वो बार बार इस नंबर पर फोन कर रहा है कौन ये 44491236? सर, हेमंत शाह, मणिनगर में रहता है। इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो और सारा कच्चा चिट्ठा बाहर निकालो। सर। हाँ पेंटर बोल। हेमंत शाह, उसके बाप का अनाज का कारोबार है साहब। केयूर और उसका बाप भी इसी धंधे में है। केयूर और हेमंत एकदम पक्के दोस्त हैं साहब। चक्कर क्या है? नहीं साहब, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं लगता। और हाँ, हेमंत अभी घर पे ही है। चल ठीक है, और सुन, आंखें खुली रखना। ठीक है साहब।
ભારતીબેન રાજુ આવ્યો તો ત્યાં નથી આવ્યો? અચ્છા આવે તો એને કહેજો ને. ના ના માસી, કોઈની સાથે કોઈ ઝઘડો નથી થયો. અરે પણ राजू नहीं जाना चाहता था, मैं उसे जबरदस्ती भेज दिया। काकी आप क्यों रो रही हैं? आप शांत हो जाओ, आपने कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया। राजू घर वापस आ जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। अब मैं अपने राजू को अपनी आंखों से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। कहाँ चला गया राजू? ठीक है, હું પછી फोन करूँ। बाबूजी, मासी को भी फोन किया और सब दोस्तों को भी फोन किया, वो कहीं पे भी नहीं है। अरे वो दोस्तों के घर पे कैसे जा सकता है? फोन आने के बाद तो वो घर से निकला है। पहले घर पे फोन, फिर संजय के फोन पे फिरौती की रकम के लिए फोन। ये मजाकिया कॉल नहीं था, कुछ गड़बड़ है। हाँ पेंटर बोल। हाँ साहब, यहाँ बापू नगर में एक सुनसान गली में गाड़ी पड़ी है। सफेद रंग की है? हाँ साहब, सफेद होंडा अकॉर्ड। और हाँ साहब, और गाड़ी की पिछली सीट के पास एक बच्चे की स्लीपर रखी हुई है। इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके मालिक का नाम पता करो जल्दी। यस सर। हेलो, वहाँ पहुँच गया और साइड में तो आगे हो तो आगे हो, उसके बाद ही लाइसेंस क्लियर होगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ मैंने साहब पता चला। हाँ, हसमुख कापड़िया 6/12 विराट अपार्टमेंट गुरुकुल रोड, गाड़ी उसी के नाम से रजिस्टर्ड है सर। थैंक यू। हसमुख कापड़िया गुरुकुल रोड। जी हसमुख कपाड़िया कौन है? जी मेरे पति हैं, पर हुआ क्या है? XYM12 3045 होंडा अकॉर्ड। किसकी गाड़ी है ये? हमारा बेटा देवांग चलाता है। देवांग कहाँ है? घर पर ही है। तुम्हारी कार बापू नगर के पास एक सुनसान सड़क पर मिली है। कहाँ है राजू पांचाल? कौन राजू पांचाल? मैं किसी राजू पांचाल को नहीं जानता। क्या कर रहे हैं आप? किया क्या है मेरे बेटे ने? एक बच्चे का अपहरण। राजू पांचाल नाम है बच्चे। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं सच में किसी राजू को नहीं जानता हूँ, पर मेरी गाड़ी तो कल शाम से मेरे एक दोस्त के पास है। दोस्त का नाम बोल। हेमांग शाह। हेमांग शाह, उसके बाप का अनाज का कारोबार है साहब। केयूर और उसका बाप भी इसी धंधे में है। सर, हेमांग शाह केयूर का दोस्त है। दोनों के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। मणिनगर में रहता है वो। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? कुछ नहीं होगा माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। पता तो चले कि इस हेमांग ने किया क्या है। जी कहिए। हेमांग शाह? हाँ मेरा बेटा है। क्यों?
कहाँ है वो? घर में है। चलो अच्छा, घर पर ही मिलते हैं। कहाँ ले जा रहे हो सर मुझे? किया क्या है मैंने? देख बेटा, थाने पहुंचने तक का टाइम है तेरे पास, सोच ले क्या किया। एक बार थाने पहुंच गया ना तो तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा टाइम कैसा कटेगा। लेकिन 30 सेकंड का टाइम देता हूं, पूरी स्टोरी उगल डालो, नहीं तो ऐसा डंडा डालूंगा अंदर की पूरी कहानी बाहर। चल बोल, कहाँ है राजू पंचाल? साहब मैं सच कहता हूं, मैं नहीं जानता ये राजू पंचाल कौन है। मेरी गाड़ी ये हेमांग लेकर गया था। अरे बता ना यार, मुझे क्यों फंसा रहा है? देख, 3 तक गिनूंगा, अगर तूने बोल दिया तो ठीक है, अगर नहीं बोला तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी में कभी बोलने लायक नहीं रहेगा। 1 2 सब इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे बच्चे के बारे में? साहब मेरे पति ने किया क्या? आप बताते क्यों नहीं है? बताइए ना, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो आप? ये तो यही बताएगा इसने क्या किया है। केयूर, मेरा बेटा कहाँ है? केयूर तो क्या जानता है राजू के बारे में? बोला क्या जानता है राजू के बारे में? ले चलो इसे। साहब मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए ये सब किया साहब। कहाँ छुपा कर रखा है बच्चे को? जल्दी बोल। राजू को भेजो संजय भाई की कार की चाबी लेने के लिए, यहाँ इस्त्री वाले के पास है। गाड़ी बिगड़ गई है, संजय भाई गाड़ी इधर ही छोड़ के गए और फ़ोन करके इन्फॉर्म करने को बोला है। ठीक है, मैं राजू को भेजती हूँ। राजू, तुम्हारे पापा ने मुझे ही भेजा है, मैंने ही फोन किया था। आओ अंदर बैठो, मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। ओके अंकल। मैंने आवाज़ बदल के फ़ोन किया था साहब, और राजू मुझे पहचान न ले इसलिए मैंने हेमांग को बोला कि तू राजू को उठा ले। मैंने देवांग से उसकी कार मांग ली ताकि हमारा नाम ना आए कहीं पर। अंकल और कितनी दूर जाना है? आपने तो बोला था कि कार इस्त्री वाले के पास खड़ी है। अरे बेटा, वो कार तो मैंने मैकेनिक के साथ भेजी है, बापू नगर में हमें लेने जाना है। अरे मैं तो भूल ही गया। तुम जरा 1 मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे पापा से बात करके आता हूँ, फिर जैसे पापा कहेंगे हम वैसे ही कर लेंगे, और फिर मैं तुम्हें उनकी शॉप पर छोड़ दूंगा ना। हाँ, मैं 2 मिनट में आता। तुम्हारे बेटे राजू पंचाल को हमने उठा लिया है, और अगर बेटा जिंदा चाहिए ना तो 20 लाख का इंतजाम करो। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही होगी, पर ज्यादा सोचो मत। पैसों का इंतजाम करो और मेरे फोन का इंतजार। पापा ने कहा है कि तुम मेरे साथ बापू नगर चलो, फिर हम वहां से कार पिकअप करेंगे और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन मेरा कार्टून शुरू हो जाएगा। अरे बेटा, कार्टून तो रोज आते जाते रहते हैं, रिपीट देख लेना, और फिर पापा का काम भी जरूरी है ना, है ना? सोचा था संजय काका डर जाएगा और एसोसिएशन से जो 20 लाख रुपए निकाले थे वो हमको दे देगा और हम उसको राजू दे देंगे, लेकिन मेरे बाप ने सब गड़बड़ कर दी साहब। पुलिस में कंप्लेन करवाने की बात कर दी। संजय, मुझे लगता है मामला गड़बड़ है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए।
फिर तूने क्या किया? फोन पे बात करते करते भी तो देख सकते थे कि वो किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। नहीं देखा, लेकिन बाहर जाने पर राइट गया कि लेफ्ट गया पता नहीं। हाँ केयूर, क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है यार। बापूजी ने सब गड़बड़ कर दी। पुलिस को बुला लिया यार। और वो मोची ने गाड़ी भी देख ली और गाड़ी में बैठते हुए राजू को भी देख लिया। मर गया। अब क्या करूं? अरे फट रही है यार। अगर गाड़ी पकड़ी गई ना तो हम दोनों काम से गए, ये बात याद रखना। मेरे बाप ने पूरी तरह से फंसवा दिया, पुलिस में जाता है। मैंने सोचा था कि काका के पास से पैसे लूंगा और राजू को छोड़ दूंगा। मरवा दिया तेरे आइडिया ने। अब एक ही रास्ता है। क्या? पता कहाँ पे? अमित, बापूजी ने अनाज की डिलीवरी के लिए जो पैसे दिए थे सब मैंने और हेमांग ने गवा दिए थे। कहाँ गवाया इतना सारा पैसा? बोल! कितना? 4 पेटी। डन। 27? 2 पेटी लगा। अभी 52 का रेट है। 74? 5 पेटी। सट्टा खिला था सर। सब हार गए। 19 लाख रुपए थे साहब। 19 लाख रुपए हार गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे कहां से लाए। तभी हमें पता लगा कि संजय काका घर पे 20 लाख रुपए लेके आने वाले हैं सूरत ले जाने के लिए। हमने सोचा ये रुपए हमें मिल जाएंगे और हम बच जाएंगे। सारी मेरी गलती, मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम खुद को दोष मत दो। तुम्हें कहां पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? अरे हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। केयूर तो उसका भाई था। मैंने माफ कर दो।
जी रेट 74 का कर। 74 5 पेटी। 6 पेटी कितना? 4 पेटी। डन। खेल खत्म हो गया, कौन जीता कौन हारा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक जिंदगी गई फर्क पड़ता है। पुलिस अब चार्जशीट फाइल करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है और केयूर और हिमांग फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। केस की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है और पुलिस दोनों अपराधियों को इस केस में ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाने के पक्ष में है। 2 चचेरे भाई, एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली, वजह बैटिंग पर लगाए गए रुपयों के नुकसान की भरपाई। बैटिंग की इंक्वायरी से कुछ हाथ लगता है या नहीं पता नहीं, क्या वो इसकी जड़ तक जाएंगे, क्या वो दोषियों को सजा दिलवाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और शायद ये भी हो सकता है कि वक्त के साथ हम भी भूल जाएं और वो भी, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाएं। ये कोई पहला केस नहीं है जहां लालच की वजह से किसी की जान गई। क्या ये आखिरी केस होगा? क्या ये लालच कभी खत्म होगा? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी भी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।